नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेके। तो गजा में सीज फायर का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। हमास ने आज 20 जो जिंदा कैप्टिव थे, जिंदा अगवा किए हुए लोग थे, उनको छोड़ दिया है और इसके अलावा जिनकी लाशें उनके पास है उनको भी एक आध दिन में छोड़ देंगे और इसके बदले में 250 लोगों को रिहा करेगा इजराइल। एक बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर हुसम अबू शफा, जिनको हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया था और जिनको अब तक इजराइल छोड़ने के लिए राजी नहीं हो रहा था, उनको छोड़ने के लिए राजी हो गया है और डॉक्टर साहब भी कल छूट जाएंगे। अब ये जो पूरा सीज फायर का प्रोसेस चल रहा है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे डिटेल्स हैं, जिनकी वजह से मुझे लगा कि यह वीडियो बनाना बेहद जरूरी है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। उस खबर को गौर से समझना बहुत जरूरी है। वो खबर यह बताती है कि जिस समय गजा के अंदर जेनोसाइड चल रहा था, जिस समय गजा के अंदर लोगों को मारा जा रहा था, घरों को तबाह किया जा रहा था और अरब मुल्क दुनिया भर की बातें कर रहे थे गजा को आजाद करने की, वगैरह वगैरह, इजराइल के खिलाफ भी बहुत सारी बातें कर रहे थे। ये जो वाकया है, ये जो घटना है, ये कतर पर हमले के पहले की है। जी, ये वाकया ये बताता है, ये रिपोर्ट ये बताती है कि कई सारे अरब मुल्क उसी दौर में इजराइल के साथ मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहे थे। इन मुल्कों के नाम आप सुनिए। यूएई इसमें शामिल है, सऊदी अरबिया इसमें शामिल है, बहरीन तो शामिल है ही, जॉर्डन इसमें शामिल है और कतर भी इसमें शामिल है। ये सारे मुल्क जिस दौर में गजा के अंदर जेनोसाइड चल रहा था, इजराइल के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। ज्यादातर जो ये प्रैक्टिस हुई है, ये कतर का जो अमेरिकन बेस है, जिसके ऊपर ईरान ने बाद में हमला किया था, उस बेस पे चल रही थी। चोरी छुपे से इजराइल के आर्मी के ऑफिसर्स वहां पहुंच रहे थे और बाकी अरब मुल्कों के आर्मी ऑफिसर्स वहां पहले से होते थे और इजराइल के आर्मी ऑफिसर उनको ट्रेन कर रहे थे ईरान के खिलाफ। यानी जिस समय गजा में इनके अपने अरबों को मारा जा रहा था, लोगों को मारा जा रहा था और ये दुनिया भर के मंचों पर खड़े होकर इजराइल की मजम्मत कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इजराइल के आर्मी ऑफिसर से ये ट्रेनिंग ले रहे थे कि ईरान को कैसे तबाह बर्बाद करना है। अब अगर मैं कह दूंगा कि अरब मुल्कों का ये जो दोहरा चेहरा है, डबल फेस है, यह शायद दुनिया के सबसे शर्मनाक कारनामों में से एक होगा कि जिस समय आपके भाई बंधुओं को, आपके उम्मा के सदस्यों को मारा जा रहा था, उस समय आप इजराइल के साथ हाबनाबिंग कर रहे थे कतर में बैठ के ईरान के खिलाफ। आपको इजराइल खतरा नहीं लगता है, आपको ईरान खतरा लगता है। और जब ईरान के साथ 12 रोजा जंग हुई है इजराइल की, तो हमने देखा है कि इन अरब मुल्कों ने कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट किया है। तो यह खुलासा वाशिंगटन पोस्ट में हुआ है, अमेरिका के एक अखबार में हुआ है और अमेरिका के ही एक दूसरे अखबार में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिस पर बात करना भी मुझे बहुत जरूरी लगता है। वो बात कर ले, फिर गजा में क्या चल रहा है उस पर बात करेंगे। स्काई न्यूज ने यह स्टोरी ब्रेक की है, जिसके बारे में अंदाजा हमें पहले से था। पहले भी इस बारे में मैं अपने वीडियोस में बात करता रहा हूं। स्टोरी यह है कि जो जीएचएफ बनाया गया था, गजा हेल्प फाउंडेशन, यानी गजा में मदद पहुंचाने के लिए इजराइल और अमेरिका ने जो फाउंडेशन बनाया था, जिसका काम था कि दुनिया भर से जो इमदाद आ रही है वो गजा के लोगों तक पहुंचाई जाए। वो गजा के लोगों को इमदाद पहुंचाते समय तो इमदाद से ज्यादा गोलियां बरसा रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त आईएसआईएस से जो जुड़ा हुआ है यासर अबू शहाब, जो हमास के खिलाफ है लेकिन इजराइल के खिलाफ नहीं है, इजराइल का तो पाला हुआ है। यासर अबू शहाब, उसकी जो मिलिशिया है, उसके जो लोग थे, उनको सीधे मदद पहुंचाई जा रही थी। यानी दुनिया इमदाद भेज रही थी गजा के परेशान हाल लोगों तक पहुंचाने के लिए, और वो इमदाद पहुंचाई जा रही थी यासर अबू शहाब के लोगों को। गजा के लोग जब आ रहे थे वो इमदाद लेने के लिए, तो उन्हें गोलियां मारी जा रही थी। इजराइल का यह खेल पहले भी थोड़ा बहुत तो बेपर्द हो चुका था। स्काई न्यूज की इस खबर के बाद बुरी तरह से बेपर्द हो गया है।
यह साफ हो गया है कि इजराइल को ना तो टेररिज्म से कोई दिक्कत है, ना इस्लामी कट्टरपंथ से दिक्कत है। यह भी साबित एक बार फिर से हुआ है कि आईएसआईएस जो था, जिसने सबसे ज्यादा इस्लाम को बदनाम किया है, जिसने दुनिया भर में इस्लामोफोबिया फैलाने का काम किया है, जिसके हरकतों को सामने रखकर इस्लाम के लिए बुरी बुरी बातें दुनिया भर में कही और फैलाई गई हैं, वो आईएसआईएस अमेरिका और इजराइल का बनाया हुआ है, उन्हीं के इशारे पर काम करता है। आप बताइए, जो आईएसआईएस ये बात करता है कि हम तो मुसलमानों के हित के लिए हैं, उसने कभी फलस्तीन के लोगों के लिए गोली चलाई? उसने कभी इजराइल के किसी बंदे पर कोई गोली चलाई? उसने कभी इजराइल की जो आर्मी है आईडीएफ, उसके खिलाफ कोई जंग लड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ी। वो तो मुसलमानों को ही मारने में लगा रहा। और एक तरफ सीरिया में आप देखते हैं कि असद को हटाया गया, हटने पर मजबूर किया गया, और गद्दी पर किसे बिठाया गया? जोलानी को बिठाया गया, जो आईएसआईएस में था। अब वो कहता है वो पुरानी बात क्या थी? जिस दिन वो गद्दी पर बैठा है, उस दिन भी अमेरिका में वो पोस्टर था जिसमें उसके सर पर मिलियंस का इनाम रखा गया था। लेकिन उसको गद्दी पर बिठाया जाता है, ट्रंप उससे हाथ मिलाते हैं, पूरा यूरोप उससे हाथ मिलाता है। अब वो आतंकवादी नहीं रह गया, क्योंकि वो उस असद को हटाकर गद्दी पर बैठा था, जो ईरान को सपोर्ट करता था, जो रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता था, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के दबदबे की मुखालिफत करता था। जोलानी गद्दी पर बैठते ही क्या कहता है कि इजराइल से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। गोलानी हाइट्स को इजराइल कब्जा कर लेता है, लेकिन जोलानी के जो लड़ाके हैं वो एक कदम आगे नहीं बढ़ाते इजराइल से लड़ने के लिए। उनको लड़ना है तो ईरान से लड़ना है, उनको लड़ना है तो लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ना है, उनको जरा सा भी इजराइल से नहीं लड़ना है, चाहे वो सीरिया में आईएसआईएस का जोलानी हो, चाहे गजा के अंदर यासर अबू सहाब हो, जिसको यह काम सौंपा गया था कि वो हमास के लोगों को खत्म करे। तो जाहिर है कि इजराइल अपने आदमी को इनाम और इकराम पहुंचा रहा था। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ है? इसका नतीजा यह हुआ है कि सीज फायर के बाद यासर अबू शहाब के लोगों के लिए गजा के अंदर मुश्किलात बढ़ गई हैं। यहां पर एक बात समझ लेना बहुत जरूरी होगा। जो यह खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह इजरायली अखबार की खबर है, और यह खबर कहती है कि नेतन्याहू ने हमास के सामने सरेंडर कर दिया। क्यों कह रही है? आपको याद होगा कि जिस समय यह बात चल रही थी सीज फायर की, जो सबसे बड़ी शर्त नेतन्याहू रखना चाहता था वो ये कि हमास अपने हथियार पूरी तरह से रख दे और गजा को डीमिलिटराइज जोन बना दिया जाए। लेकिन जो ही सीज फायर लागू होता है, हम क्या देखते हैं? गजा की सिक्योरिटी एक बार फिर से हमास की जो पुलिस है वो संभाल लेती है। गजा की सड़कों पर हमास के लोग नजर आते हैं जो सिक्योरिटी की सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं। और यही नहीं, फिलहाल तो गजा में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी पहले की तरह हमास ही संभाल रहा है। यानी एक बात बहुत क्लियर है कि इस सीज फायर के पहले राउंड में हमास ने अपने हथियार नहीं दिए हैं। इसके अलावा हमास के लगातार बयान आए हैं, और उन बयानों में कहा गया है कि हम अपने हथियार फलस्तीन की नई सरकार को सौंपेंगे, किसी दूसरे मुल्क के किसी शहंशाह को हम अपने हथियार नहीं सौंपने वाले, और ना ही अमेरिका या इजराइल की आर्मी को हम अपने हथियार सौंपेंगे। अगर हम अपने हथियार सौंपेंगे तो हम फलस्तीन की जो नई सरकार बनेगी उसको सौंपेंगे। तो यह क्लियर है कि जब तक फलस्तीन में नई सरकार नहीं बनती है, जो कि सेकेंड राउंड में होना है, तब तक हमास अपने हथियार सौंपने को तैयार नहीं है, और कोई शर्त भी ऐसी नहीं रखी गई है, क्योंकि हमास के लोग खुलेआम दिख रहे हैं हथियार हाथ में लिए हुए। अब इसके आगे की खबर यह है कि ये जो यासर अबू शहाब है, इनकी मिलिशिया के कई लोगों को मारा गया है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और ये अब भागे भागे फिर रहे हैं उस इलाके में हैं जहां पर अभी भी आईडीएफ है, येलो लाइन के इस तरफ जहां अभी भी आईडीएफ है, और आईडीएफ ने इनको सिक्योर करके रखा हुआ है, वरना अभी तक हमास इनको भी खत्म कर चुका होता। इसके अलावा भी गजा के अंदर कुछ क्लैन ऐसे हैं, कबीले ऐसे हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने इजराइल के साथ हाबनॉबिंग की है, जिन्होंने इजराइल को इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, जिन्होंने इजराइल का साथ दिया है इस पूरे जेनोसाइड में। उनके साथ भी बुरा व्यवहार हो रहा है, और वो भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। यानी इस पूरी जंग में जिन्होंने गद्दारी की है, उनको अब इजराइल नहीं बचा पा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि हमास को खत्म करने के जो दावे किए गए थे, इजराइल उसमें बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जो ही जंग खत्म हुई है, और जंग क्या थी, ये जो आप सामने फिगर देख रहे हैं, आप देख के समझ सकते हैं कि जंग तो तब होती जब
हमास के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम होता, हवाई जहाज होता, टैंक होते, सब कुछ होता। ये तो पैदल सेना और एक बेहद तैयार सेना के बीच में लड़ाई थी और उसके बावजूद हमास को पूरी तरह से खत्म कर पाने में इजराइल कामयाब नहीं हुआ है। और जो ही आप देखते हैं कि सीज फायर होता है, हमास जो वहां की सरकार रही है फिर से सारा सिस्टम संभाल लेती है और फिलहाल कोई भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन करता हुआ नजर नहीं आया है, यानी वो शर्त समझौते में शामिल की ही नहीं गई थी। अब इसका नुकसान तो गद्दारों को होना था, वो झेल रहे हैं। गद्दार इसलिए क्योंकि जिस समय जंग चल रही थी इन्होंने इजराइल के साथ रिश्ते बनाए रखे और इजराइल को सूचनाएं पहुंचाई। ये मोटा मोटा हाल जो है गजा का, ये दो जो मैंने आपको न्यूज रिपोर्ट्स बताई, दो जो बड़े खुलासे बताएं, उनसे निकल के आता है। अगर गजा के अभी के हालात की बात करें तो इतना जरूर हुआ है कि लगातार वहां इमदाद पहुंच रही है। डिमांड थी कि 600 ट्रक इमदाद रोज पहुंचनी चाहिए, तो 600 ट्रक के आसपास इमदाद पहुंचनी शुरू हो गई है और आराम से लोगों तक इमदाद पहुंच रही है। लोगों की तस्वीरें आ रही हैं, लोग भाग के अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। कुछ लोगों के घर नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं, तो कुछ लोगों के घर अभी तक हैं। जिन घरों में टूट फूट हुई है, घरों को लोग सजाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम सारे वीडियोस टिकटॉक वगैरह पे आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे गजा में जिंदगी नॉर्मल होगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, इतना रबल है, इतना बारूद है, इतना सब कुछ है कि सब ठीक करने में बरसों लग जाएंगे। लेकिन एक प्रोसेस शुरू हुआ है जिस पर हम सबको खुश होना ही चाहिए। इस बीच में ट्रंप साहब पहुंच रहे हैं इजराइल। उनके पहले कल विटकॉफ, उनके साथ ट्रंप की जो बेटी हैं इवांका ट्रंप वो थी, और इवांका ट्रंप के जो हस्बैंड हैं जॉर्ज कुशनेर, ये तीनों लोग कल इजराइल में तेल अवीव में थे और तेल अवीव में 1 लाख से ज्यादा इजरायली इकट्ठा हुए थे इनका स्वागत करने के लिए। विटकॉफ ने जो ही नेतन्याहू का नाम लिया, एक तो मजेदार बात यह है कि इन तीनों लोगों के साथ नेतन्याहू नहीं था, सिर्फ ये 3 लोग थे। और विटकॉफ ने जो ही नेतन्याहू का नाम लिया, ये 1 लाख से ज्यादा लोग जो तेल अवीव की सड़कों पर थे उन्होंने बू करना यानी कि मजाक उड़ाना शुरू किया। हालांकि जब ट्रंप का नाम लिया तो लोगों ने तालियां बजवाई, यानी लोग मानते हैं कि ये जो जंग हुई है, ये जो तबाही हुई है और इसमें जो इजराइल के तमाम लोग भी मारे गए हैं और परेशानियां झेली हैं लोगों ने, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर जिम्मेदार था तो नेतन्याहू था। और ये भी मानते हैं कि अगर ये सीज फायर हो पाया है तो ट्रंप ने ही करवाया है, और इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि ट्रंप ने ही ये सीज फायर करवाया है। हालांकि सवाल यह है कि अगर ट्रंप के चाहने से यह सीज फायर 2 दिन में हो गया तो ट्रंप ने इतने दिन इंतजार क्यों किया? इस पर मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि दुनिया भर में जिस तरह से फजीहत हो रही थी, ट्रंप के लिए भी मजबूरी बन गई थी ये सीज फायर कराना। तो अब वो इजराइल पहुंच रहा है, सीज फायर आगे की तरफ बढ़े। बीच में उसने कई बार ये बात कही कि मैंने ये गारंटी दी है कि जंग दोबारा शुरू नहीं होगी और मैं इस जंग को दोबारा शुरू नहीं होने दूंगा। इसके अलावा इजिप्ट में एक फलस्तीन कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने की बात है जिसमें हिंदुस्तान से भी एक रिप्रेजेंटेटिव गए हैं। हमारे जो डिप्टी विदेश मंत्री हैं वो वहां पर गए हुए हैं। इसके अलावा दुनिया भर के इंपॉर्टेंट मुल्क से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और उस कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन का फ्यूचर क्या होगा ये तय किया जाएगा। हालांकि कितनी भी आप कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, जब तक फलस्तीन का फ्यूचर तय करने में फलस्तीनियों को शामिल नहीं करेंगे तब तक वो फ्यूचर जमीन पर दिखाई नहीं देगा। इकलौता फ्यूचर है फ्री पैलेस्टाइन, जिसके बाद दुनिया में और मिडिल ईस्ट में शांति हो सकती है। जब तक फलस्तीन को एक खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा और साथ में एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत नहीं दी जाएगी, जब तक फलस्तीनियों को अपना मुस्तकबिल खुद बनाने की आजादी नहीं दी जाएगी, जब तक अपार्थाइड नहीं खत्म किया जाएगा, तब तक कोई शांति नहीं होनी है। और इस बात पर मैं बार बार जोर क्यों दे रहा हूं, एक वीडियो आपको दिखाता हूं। और यह वीडियो में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, एक उम्रसरा सहाफी है यहां पे, पत्रकार है यहां पर, जो टीवी पर बैठ के बात कर रहा है और वो कह रहा है मुझे तब तक नींद नहीं आती जब तक मैं गजा में और घरों को तबाह होते हुए नहीं देख लेता हूं। आमतौर पर सुना यही गया है कि जब आप कोई बहुत बुरा सीन देख लेते हैं तो आपको नींद नहीं आती। आप बच्चों को मरता हुआ देख लेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आप तबाही देख लेंगे तो आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। लेकिन सोचिए, इजराइल में ऐसी मेंटालिटी बनाई गई है कि ये उम्रसरा आदमी, एक मैच्योर आदमी कहता है कि जब तक गजा में तबाही ना देख ले इसको नींद नहीं आती है। सोचिए, इनको इंसान समझना भी इंसान का अपमान करना है। तो ऐसे लोगों के सामने, ऐसे लोगों के हवाले जब तक गजा और वेस्ट बैंक रहेंगे, उनके खिलाफ साजिशें चलती रहेंगी, उनको लगातार परेशान किया जाएगा और जिस दिन वो रिएक्ट करेंगे इस तरह की लड़ाई शुरू हो जाएगी।
तो तरीका एक ही है कि तुम अपनी नफरतों के साथ अपने घर में रहो और फलस्तीनियों को उनका घर दो, उनका हक दो। जब फलस्तीनियों को उनका हक मिलेगा, वो आजाद मुल्क की तरह सांस ले पाएंगे, अपने डिसीजन खुद ले पाएंगे, अपने घरों पर अपना झंडा बिना किसी डर के फहरा पाएंगे। तभी फलस्तीन में शांति होगी और तभी मिडिल ईस्ट में शांति होगी। और बाकी तो आप जानते हैं कि जहां सारे अरब मुल्क इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी करें, वहां उम्मत की बात करना या बाकी सब बात करना बेकार की बात है। उसका कोई खास मतलब नहीं है। वो सिर्फ लोगों को सुनाने और लोगों को भीड़ में तब्दील करने के लिए है। तो इधर रेगुलर अपडेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे बड़ी खबर, जैसे जैसे कोई बड़ी खबर आएगी फलस्तीन के मुताल्लिक, इजराइल के मुताल्लिक, बीच बीच में मैं अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके अलावा भी हम लगातार वीडियोस करते रहते हैं। 2 बजे दोपहर में और शाम को 5 बजे अक्सर हमारे वीडियो शाया होते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो जरूरी है तो इनको दूर तक पहुंचाइए। और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो आप 3 रुपए रोज से कम की हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हैं, पिन कमेंट में भी हैं, और ज्वाइन बटन दबाकर भी ये मेंबरशिप ली जा सकती है। जुड़े रहिए हमारे साथ, बनिए हमारी ताकत, ताकि हम कर सकें लगातार हक की बात। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।